पार्टी को हम लोग इस देश की जनता 100 सीटों पे नीचे। आपको लगता है आज के बाद से राजनीतिक की दिशा बदल जाएगी पूरी और 24 के लिए आप लोगों के लिए फायदेमंद रहेगा? 24 के हिसाब से हमारे और सारे पार्टी के सारे बड़े बड़े नेता वहाँ है, मैडम सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे सारे वहाँ मौजूद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बढ़ती हुई भारी लोकप्रियता से घबराकर एक दूसरे के साथ काम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये कभी सफल नहीं होगी। तो देखिए, 2 दिन की विपक्ष की बड़ी बैठक आज और कल बेंगलुरु में होनी है और इस वक्त का बड़ा अपडेट यह है कि बेंगलुरु जाने के लिए राहुल गांधी दिल्ली अपने घर से रवाना हो गए हैं। राहुल गांधी आज बेंगलुरु में विपक्ष की बैठक में शामिल होंगे। विपक्षी एकता की पहली बैठक जो जून के महीने में हुई थी, 23 जून तारीख थी और बिहार की राजधानी पटना में नीतीश कुमार के आवास पर यह बैठक हुई थी और अब ये दूसरी बैठक बेंगलुरु में होनी है। 2 दिन की बैठक है, आज 17 और कल 18 जुलाई ये बैठक बेंगलुरु में होगी और इस वक्त ये जो गाड़ियों का काफिला आप देख रहे हैं, राहुल गांधी हैं, अपने दिल्ली के आवास से निकले हैं बेंगलुरु जाने के लिए, जहां विपक्षी एकता की इस बैठक में राहुल गांधी शिरकत करेंगे। और इस सब के बीच बेंगलुरु में आज से शुरू होने वाली विपक्षी दलों की महागठबंधन की बैठक में शरद पवार आज नहीं जाएंगे बेंगलुरु। जो बड़ी जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक शरद पवार कल बेंगलुरु जाएंगे। एनसीपी के प्रवक्ता की तरफ से कहा गया है कल शरद पवार और उनके साथ उनकी बेटी सांसद भी हैं सुप्रिया सुले, दोनों बैठक में शामिल होने के लिए बेंगलुरु जाएंगे। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी रौनक ओखरे इस वक्त मौजूद हैं। रौनक, जो न्योता भेजा गया था विपक्षी दलों को इस बैठक का, उसमें तो खास तौर से आज जो सोनिया गांधी की मौजूदगी में डिनर दिया जाना है उसका भी जिक्र किया गया था। तो मतलब सोनिया गांधी की मौजूदगी में डिनर मिस करेंगे शरद पवार? आज नहीं, कल बेंगलुरु जाएंगे शरद पवार। जी देखिए, एनसीपी की तरफ से और खुद थोड़ी देर पहले जो शिवसेना के नेता है संजय राउत, उनसे भी हमारी इस सिलसिले में बात हुई। उन्होंने शरद पवार से खुद बात कर ये जानकारी एबीपी न्यूज़ को दी है, जिसमें उन्होंने कहा कि शरद पवार आज किसी व्यक्तिगत कारणों की वजह से बेंगलुरु में होने वाली बैठक में शिरकत नहीं करेंगे, लेकिन वे कल अपनी बेटी और सांसद सुप्रिया सुले के साथ बेंगलुरु में होने वाली बैठक में शिरकत करेंगे। लेकिन जिस बात का जिक्र आपने किया रोमाना, निश्चित तौर पर आज का दिन विपक्ष की बैठक के लिए इस लिहाज से भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि विपक्ष इस नए गठबंधन का नाम क्या होगा इस पर आज चर्चा होनी है। इसके अलावा राज्य टू राज्य जो सीटों का बंटवारा होना है और कैसे किस तरह से विपक्ष एकजुट होकर लड़ेगा इस पर चर्चा होनी है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम भी आज तय होना है। तो इतने इंपॉर्टेंट आज के एजेंडे में बातें होने के बाद भी शरद पवार आज बेंगलुरु ना जाते हुए कल जा रहे हैं, तो संदेश क्या देने की कोशिश कर रहे हैं? और ये ऐसे वक्त रोमाना शरद पवार ये फैसला ले रहे हैं जबकि कल अजीत पवार और उनके जो गुट है जिन मंत्रियों ने शपथ ली थी प्रफुल्ल पटेल के साथ, उन्होंने शरद पवार से मुलाकात की। आधिकारिक तौर पर तो कहा गया कि शरद पवार ने कोई बयान नहीं दिया, लेकिन मैं आपको बता दूं कि पर्दे के पीछे निश्चित तौर पर बहुत सारी घटनाक्रम चल रही है, जिसको लेकर शरद पवार दबाव में। मैं लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ इस वक्त एनसीपी के प्रवक्ता महेश तपासे मौजूद हैं, जरा उन्हीं का रुख कर लेते हैं और उनसे जानते हैं। महेश जी, आज नहीं शरद पवार कल बेंगलुरु जाएंगे महागठबंधन विपक्ष की बैठक में शिरकत करने के लिए। इसे जो कल मुलाकात हुई है अजीत पवार और उनके साथियों से, उसके साइड इफेक्ट के तौर पर देखा जाएगा क्या महेश जी? नमस्कार रोमाना जी, सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि बेंगलुरु की बैठक जो है वो पहले ही तय हो गई थी और पवार साहब ने 17 का जो 2 दिन का समय था उसने एक्सेप्ट किया था। लेकिन आज सिर्फ वहां पे डिनर है, आज कोई बैठक नहीं है। जो ऑफिशियल बैठक है ये कल होने वाली है बेंगलुरु में और इसीलिए आज की जगह पवार साहब कल जाने वाले हैं और पूरी ताकत के साथ पवार साहब और एनसीपी विपक्ष के साथ खड़ी रहेगी, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़ी रहेगी और संविधान और सेक्युलरिज्म की रक्षा में खड़ी रहेगी। बहुत धन्यवाद महेश जी एबीपी न्यूज पर यह बात रखने के लिए। तो एनसीपी के प्रवक्ता महेश जी को आप सुन रहे थे, जिनकी तरफ से कहा जा रहा है कि
जो बैठक है वो कल ही होनी है और ऐसे में उसमें शिरकत करेंगे शरद पवार। शरद पवार विपक्षी एकता में किसी तरीके की सेंध नहीं लगाएंगे, ये दावा एनसीपी की तरफ से किया जा रहा है। फिलहाल सियासत में अटकलों का दौर जारी है और इस सबके बीच बेंगलुरु में आज विपक्ष की जो दूसरी बड़ी बैठक होनी है, 2 दिन की बैठक होनी है। इसमें अलग अलग 26 दल शिरकत करेंगे। 2024 चुनाव की रणनीति पर इसमें चर्चा होगी। विपक्ष के गुट का नाम फाइनल करने पर बात होगी। तो फैसले कई लिए जाने हैं महागठबंधन की इस दूसरी बैठक में। तो आज से बेंगलुरु में 2 दिन की ये बैठक जो ताज वेस्ट एंड होटल में शाम 6 बजे से शुरू होगी और चर्चा के बाद कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया की तरफ से डिनर का भी आयोजन किया गया है। इस सब के बीच आप देख रहे हैं महागठबंधन की बैठक का एजेंडा क्या है, ये जरा आपको जल्दी से बता देते हैं। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के लिए एक कमेटी का गठन किया जाएगा, ये बड़ा फैसला लेने की तैयारी है। गठबंधन के नाम को लेकर विचार कर लिया जाएगा, उस पर मोहर लगा दी जाएगी। जिस तरीके से पीडीए, ये अलग अलग नाम जो हैं वो सुझाए गए थे अलग अलग नेताओं की तरफ से। राज्यों के आधार पर सीट बंटवारे की जो प्रक्रिया है उस पर बात आगे बढ़ाई जाएगी। ईवीएम को लेकर भी चर्चा होगी और चुनाव आयोग को सुधार के सुझाव भी दिए जाएंगे। तो किस तरीके से वो एनडीए के उम्मीदवार के सामने विपक्ष का एक उम्मीदवार उतारा जाए, इस फॉर्मूले को मूर्त रूप देने के लिए यह बैठक बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इस सब के बीच विपक्ष की बैठक पर समाजवादी पार्टी के महासचिव हैं रामगोपाल यादव। बेंगलुरु में उनका बड़ा बयान सामने आ गया है। महागठबंधन पर बोले समाजवादी पार्टी के महासचिव रामगोपाल यादव। बेंगलुरु में रामगोपाल यादव कह रहे हैं कि 2024 की सियासत की दिशा बदल देगी महागठबंधन की यह बैठक। सुनिए। आपको लगता है आज के बाद से राजनीतिक की दिशा बदल जाएगी पूरी और 24 के लिए आप लोगों के लिए फायदेमंद रहेगा? 24 की दिशा बदलेगी। आपको लगता है आज के बाद से राजनीतिक की दिशा बदल जाएगी पूरी और 24 के लिए आप लोगों के लिए फायदेमंद रहेगा? 24 की दिशा बदलेगी। आपको लगता है आज के बाद से राजनीतिक की दिशा बदल जाएगी पूरी और 24 के लिए आप लोगों के लिए फायदेमंद रहेगा? 24 की दिशा बदलेगी। आपको लगता है आज के बाद से राजनीतिक की दिशा बदल जाएगी पूरी और 24 के लिए आप लोगों के लिए फायदेमंद रहेगा? 24 की दिशा बदलेगी। और जल्दी से आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी मौजूद हैं आशीष कुमार सिंह और जैनेंद्र, दोनों बेंगलुरु से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आप देख रहे हैं रौनक कुकड़े मुंबई से लगातार बने हुए हैं हमारे साथ और दिल्ली से नीरज पांडे हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले आशीष कुमार सिंह के पास आपको लेकर चलते हैं और जरा जानते हैं आशीष कुमार सिंह से क्या रणनीति नजर आ रही है फिलहाल विपक्षी एकता की जमीन पर बेंगलुरु में। आशीष, देखिए रोमाना, पहले तो मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं यहाँ की तैयारी की। यही वो ताज वेस्ट एंड होटल है जहां पर ऑपोजिशन की बैठक होनी है। ये पीछे देखें बड़े बड़े कटआउट्स हैं, तमाम जो नेता यहाँ पर इकट्ठा होने वाले हैं ऑपोजिशन की मीटिंग के लिए। जाहिर है शरद पवार और सुप्रिया सुले अब कल आएंगे। जो एजेंडा है उसका जिक्र जैसे आप कर रही थी वही है। कोशिश है एक कदम आगे बढ़ाने से पटना की बैठक के बाद ऑपोजिशन की कमिंग टुगेदर हो, एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तय हो जाए, यूपीए हो नाम हो अलायंस का या फिर कोई नया नाम रखा जाए। सबसे जटिल बात जो चुनौती इनके सामने है वो है सीटों का बंटवारा कैसे हो। देखिए बंगाल है, केरल है, ऐसे स्टेट्स हैं जहां पे तृणमूल कांग्रेस और लेफ्ट का के बीच में लड़ाई है बंगाल में। वहीं वेस्ट बंगाल में, माफ कीजिएगा, केरल में एलडीएफ और यूडीएफ यानी कांग्रेस और सीपीएम आपस में सीधे टकराव में। ऐसे कई कॉन्ट्रडिक्शंस हैं जिसको आयरन आउट ये लोग कर पाते हैं कि नहीं, ये देखना बड़ा दिलचस्प होने वाला है। तो निश्चित तौर पे जैसा क्लेम किया जा रहा है कि 2024 में जो अभी रामगोपाल कह रहे थे कि नई दिशा तय हो जाएगी, वो तय कैसे होगी, आखिर उसका खाका क्या हो, किस तरह से विपक्ष आगे बढ़े, उसको लेकर के आज ये महत्वपूर्ण बैठक होनी है जो कि कल तक चलेगी और उसके बाद साझा तौर पर वो चीजें सामने रखी जाएंगी जो इन बैठकों में तय होती है। रोमाना, जैनेंद्र का रुख करते हैं। जैनेंद्र, वो तमाम चुनौतियां जिसका जिक्र आशीष कर रहे थे उनके बावजूद पहले 23 जून पटना और अब दोबारा 17-18 जुलाई बेंगलुरु में विपक्ष एक साथ एक मंच पर कम से कम आता हुआ नजर आ रहा है और आम आदमी पार्टी भी जो पिछली बार नाराज होकर चली गई थी इस बार यहां पर मौजूद रहेगी। तो कुल मिलाकर विपक्षी एकता कुछ बढ़ती हुई नजर आ रही है क्या? बिल्कुल, यही कोशिश भी है विपक्षी पार्टियों की कि ये एक जटिल प्रक्रिया है और ये तभी संभव हो पाएगा जब लगातार बैठकें होंगी। पहली बैठक पटना में हुई जिसमें कि एक सैद्धांतिक सहमति सभी पार्टियों ने जताई बीजेपी के खिलाफ साझा उम्मीदवार देने और साझी लड़ाई लड़ने की। उसके बाद आज एक अहम बैठक है, ये पहला कदम है
जो टॉप सोर्सेज है वो बता रहे हैं कि इस तरीके की बैठकें आने वाले दिनों में कई और होंगी और अलग अलग राज्यों में होंगी। मसलन अगली बैठक हो सकता है कलकत्ता में या चेन्नई में हो, स्टालिन या ममता बनर्जी होस्ट करते हुए नजर आए। आने वाले दिनों में साझा आंदोलन विपक्ष कर सकता है, एक बड़ी रैली की योजना बनाई जा रही है। तो ये तमाम कार्यक्रम जो पर्दे के सामने नजर आएंगे ताकि लोगों तक एक संदेश दिया जाए और घेरेबंदी की जाए बीजेपी की। जी। तो वहीं पर्दे के पीछे जो सीट शेयरिंग फार्मूला है कि कौन कितनी सीटों पर लड़े, कैसे कैंडिडेट साझा तय किया जाए, इसके लिए भी एक्सरसाइज चलता रहेगा। और जो आपने आम आदमी पार्टी की बात की, वाकई में वो पेच सुलझ जाना कहीं ना कहीं एक मनोवैज्ञानिक के तौर पर अहम जरूर है। और देखिए अरविंद केजरीवाल की मुस्कुराती हुई तस्वीरें भी बेंगलुरु में कांग्रेस पार्टी की तरफ से लगाई गई है और ऐसे तमाम विपक्षी नेताओं के तस्वीरों से बेंगलुरु अटा पड़ा है। और अब इंतजार है शाम तक इन सब नेताओं के पहुंचने का और नजरें कल रहेंगी कि आखिरकार क्या ऐलान विपक्षी बैठक के बाद ये सारे नेता करने वाले हैं। रहिए मेरे साथ, लौटूंगी आपके पास जल्दी से। रौनक कुकड़े के पास लेकर चलते हैं दर्शकों को। लेकिन रौनक, पर्दे के पीछे इस वक्त अगर इस विपक्षी एकता में कमजोर कड़ी के तौर पर किसी का जिक्र किया जा रहा है दबी जुबान में, तो फिर वो एनसीपी और शरद पवार ही हैं। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर जिस तरह की रणनीति शरद पवार की रही है और उनका जिस तरह के राजनीति करने की स्टाइल रही है, उसने निश्चित तौर पर विपक्षी एकता की कहीं ना कहीं अभी फिलहाल तो उस तरह की हवा जरूर निकालते हुए शरद पवार दिख रहे हैं। क्योंकि मुख्य तौर पर शरद पवार से कल जब अजीत पवार मिले, अगर उन्हें जाना ही था और इतनी क्लियरिटी शरद पवार के मन में है तो वे खुद सामने आकर अब तक किसी तरह का कोई बयान नहीं दे रहे। इसीलिए जो हम कह सकते हैं कि खतरे के बादल मंडरा रहे हैं वो शरद पवार को लेकर है और शरद पवार को खुद सामने आकर जब अपना रुख साफ करना पड़ेगा, नहीं तो जो खतरे के बादल है या संशय के बादल है वो निश्चित तौर पर विपक्षी एकता में बड़ी सेंधमानी जो है वो कर सकते हैं। रहिए मेरे साथ, लौटूंगी आपके पास। नीरज पांडे का रुख करते हैं, लेकिन इस सब के बीच नीरज, दूसरी तरफ बीजेपी है, एनडीए का कुनबा बढ़ाती हुई नजर आ रही है और इस विपक्षी एकता में सेंधमारी की भी जितनी हो सके उतनी मुमकिन कोशिश करती हुई नजर आ रही है। क्या लगता है आपको, एनडीए का कुनबा कितना बढ़ेगा? क्योंकि कल एनडीए की बड़ी बैठक। देखिए रोमाना, सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों अपने कुनबे को बढ़ाने में लगे हैं और सवाल सिर्फ 2024 का है कि 2024 में सत्ता किसके पास है। भारतीय जनता पार्टी भी इससे अछूती नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने एनडीए कुनबे बढ़ाने के लिए अब तक करीब 25 ऐसे दल हैं, छोटे बड़े दल, जिनको वो इन्वाइट कर चुके हैं और अब तक मेरी जो जानकारी है 25 से ज़्यादा दल कल की बैठक में आने वाले हैं, जो कि होटल अशोका दिल्ली में रखी गई। तो दो तरफ शो होगा, एक बेंगलुरु में शो होगा जहाँ विपक्ष का होगा, लेकिन सरकार अपने गठबंधन का शो करेगी जो दिल्ली में होगा। और दोनों का मत सिर्फ एक ही है कि 2024 की सत्ता अपने पास ली जाए। भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा इसीलिए थोड़ा भारी पड़ता है क्योंकि यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी है एक बड़ी पार्टी के रूप में और उनके पास एक बड़ा नेता है, एक चेहरा है नरेंद्र मोदी। विपक्ष के सामने दिक्कत यह है कि चेहरों की कमी है। जो चेहरे हैं तो कौन चेहरा होगा, सेहरा किसके सर पे बनेगा, इस बात को लेकर अभी भी एक मत नहीं हो पाए हैं। दूसरा जो सबसे बड़ा सवाल जो आशीष कह रहे थे, मैं उस पर अपने आप को जोड़ूंगा। आशीष बिल्कुल सही बात कह रहे थे कि कई ऐसे राज्य हैं जिन राज्यों की राजनीति अपने आप में अलग है। कांग्रेस कैसे अपने आप को एडजस्ट करेगी, जैसे केरल में कैसे एडजस्ट करेगी, पश्चिम बंगाल में कैसे एडजस्ट करेगी, उत्तर प्रदेश में कैसे एडजस्ट करेगी। उत्तर प्रदेश 80 लोकसभा सीटों वाला है, वहां समाजवादी पार्टी इनको बिल्कुल नीरज, इसी को लेकर फॉर्मूला माना जा रहा है कि ये जो बैठकों के दौर शुरू हुए हैं महागठबंधन में, इसमें इन्हीं तमाम पेच को सुलझाने के लिए बातचीत होगी और हल निकालने की कोशिश की जाएगी। क्योंकि फिलहाल विपक्ष जो है अपने सामने सबसे बड़ी चुनौती 2024 चुनाव को इस रूप में मानकर चल रहा है कि साहब कहीं ना कहीं विपक्ष के सामने ये अस्तित्व की लड़ाई का मौका बन गया और इसीलिए एनडीए बीजेपी के कैंडिडेट के सामने विपक्ष की तरफ से एक साझा उम्मीदवार उतारा जाए। अब आप देखिए, मुख्य दल यहां महागठबंधन और एनडीए में एक तरफ कांग्रेस है, दूसरी तरफ बीजेपी को आप देख रहे हैं। तो कांग्रेस वर्सेस बीजेपी, अच्छा, दोनों का महागठबंधन की जो बैठक है वो आप देख रहे हैं 17 और 18 जुलाई, मतलब 2 दिन, आज और कल। और वहीं एनडीए की अगर बात की जाए तो कल 18 जुलाई को एनडीए की बैठक है। ये जो महागठबंधन की बैठक हो रही है ये बेंगलुरु में हो रही है और एनडीए की जो कल बैठक होगी वो दिल्ली में बैठक बीजेपी की कल होनी है। वहीं दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि इसी साल ये महागठबंधन जो अस्तित्व में आया, और वहीं अगर एनडीए की बात की जाए तो 25 साल पुराना ये गठबंधन है एनडीए। अच्छा, महागठबंधन यूपीए से कंफ्यूज मत कीजिएगा क्योंकि ये अलग है।
महागठबंधन में विपक्षी एकता की बात की जा रही है और एनडीए के जरिए विस्तार देने की बात की जा रही है। बीजेपी के साथ और अन्य दलों को जोड़ने की, साथ लाने की बात की जा रही है। अभी के हिसाब से महागठबंधन की अगर मैं आपको बताऊं बात, तो 26 पार्टियां इसमें शामिल हैं और वहीं दूसरी तरफ एनडीए, इसके कुनबे में 25 पार्टियां अभी नजर आती हैं। तो ये महागठबंधन वर्सेस एनडीए का एक तुलनात्मक तस्वीर जो मैं आपके सामने रख रही हूं। मोदी सरकार को हटाना ये महागठबंधन का लक्ष्य है और वहीं दूसरी तरफ तीसरी बार सत्ता में आना एनडीए का लक्ष्य है। सीट शेयरिंग फॉर्मूला कैसे बने, यही महागठबंधन का एजेंडा रहने वाला है और पुराने साथियों की वापसी कैसे एनडीए में कराई जाए, इसको लेकर एनडीए की बैठक में चर्चा होनी है। हम सीधे एक बार फिर से रुक करेंगे, तमाम हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। आशीष, सबसे महत्वपूर्ण यही रहेगा कि आखिरकार वो फॉर्मूला कैसे ढूंढा जाए, कैसे सामने निकाला जाए, जिसके जरिए एनडीए के उम्मीदवार के सामने विपक्ष की तरफ से अलग अलग नहीं बल्कि एक साझा उम्मीदवार, कम से कम 450 की पहले बात थी, फिर 400 पर बात आई, फिर 350, 300, तो 300 सीटों पर इस तरीके से साझा उम्मीदवार महागठबंधन दे दे, यही इस पूरी बैठक का एजेंडा रहने वाला है। जी हाँ, बिल्कुल, और ये सबसे बड़ा निर्णय होगा। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, पहले एम कुछ और दिया गया था, फिर उसको घटा करके आंकड़े को कम किया गया। मैं वही बात कर रहा था कि कई ऐसे स्टेट्स हैं जहां आप सीधे कॉन्टेस्ट में हो और जहां पर एक दूसरे के साथ एलाई करके कॉमन कैंडिडेट देना नामुमकिन है, यह हो ही नहीं सकता। बाकी स्टेट्स में, बाकी जगहों पे जहां पर दूसरी पार्टी जो कि इस अलायंस का हिस्सा है वो कमजोर है और बड़ी पार्टी को वो समर्थन दे, इस तरह के फॉर्मूले पे साथ में काम करने की कोशिश की जा रही है। मसलन समाजवादी पार्टी, मान लें कि उत्तर प्रदेश में अगर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के रोमाना इनके बीच में अलायंस होता है और ये तय हो जाता है कि मिलकर के चुनाव लड़ना है, तो कांग्रेस को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। वैसे ही दूसरे स्टेट्स में दूसरी पार्टियों को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। ये हो पाता है या नहीं, कम से कम नियत जरूर है। ये जरूर, टू बी फेयर ऑन दी ऑपोजिशन, में ये जरूर कहना चाहूंगा कि तमाम बड़े बड़े नेता ये कह रहे हैं कि इस बार हम ये करेंगे, क्योंकि हमारे पास कोई विकल्प नहीं है अगर नरेंद्र मोदी और बीजेपी को चुनौती देना है। तो सबसे बड़ा एजेंडा, निश्चित तौर पर सबसे बड़ी चुनौती भी यही है कि आप किस तरह से बैठ करके इस खाके को तैयार करते हैं कि सीट एडजस्टमेंट हो सके। और तभी मैंने आपको पहले बोला कि इसको लेकर के भी इस बात के सोर्सेज हमें जानकारी दे रही है रोमाना, कि कुछ समितियों का गठन किया जा सकता है जो बैठे इस पर और इस पर डेलिब्रेशंस, और उसके बाद ये तय हो सके कि आखिर मैक्सिमम नंबर ऑफ कितनी सीटों पर एक कॉमन और साझा उम्मीदवार